हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो उसी की तैयारी के लिए हम लेके आए हैं एक प्रिपरेटरी सीरीज़ जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई का सैम्पल पेपर और देखेंगे हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि स्पेशली बनाया गया है 2021-22 बैच के बच्चों के लिए। तो हम कर रहे हैं सॉल्व सीबीएसई का 2020 का क्वेश्चन पेपर। जनरल गाइडलाइंस, जनरल इंस्ट्रक्शन जो उस टाइम पे था, उस टाइम पे फॉर 2020 के बच्चों के लिए कि 3 घंटे का पेपर था, 70 मार्क्स का क्वेश्चन था। फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, 21 to 33 मार्क्स के थे और 31 to 34 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो है वो पैटर्न चेंज है। आप क्वेश्चंस बस करिए, इसके पैटर्न के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर कई सारी चीज़ें वो भी आएगी जो कि आपके सिलेबस से अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम उन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। ठीक है, केवल और केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके टर्म टू एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं या आपके सिलेबस के अंदर कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है 1 मार्क का, सेक्शन ए का। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस से नहीं है, टर्म 2 के सिलेबस का 21-22 बैच के बच्चों के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है योगा के चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा गया, विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन से आसन की ज़रूरत होती है। आपके ऑप्शंस थे शवासन, पद्मासन, शलाभासन और वक्रासन। तो आपका आंसर है शवासन। शवासन को कॉर्क पोज भी बोला जाता है। यहाँ पे हम पूरा बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ये योग निद्रा मेडिटेशन का एक पार्ट है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर इंप्रूव हो पाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौमुख आसन, चक्र आसन, मत्स्य आसन आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज। तो आपको बताना है क्या वो डायबिटीज़ में हेल्प करता है, बैक पेन के अंदर हेल्प करता है, अस्थमा के लिए यूज़फुल है या ओबेसिटी के लिए। तो आपका आंसर है अस्थमा। अस्थमा के अंदर गौमुख आसन, चक्र आसन और मत्स्य आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और वो उनको क्योर करने के अंदर बेनिफिशियली साबित होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a child is not able to adjust with the society or have no friends is suffering from। हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था काफ़ी सारे। तो किस डिसऑर्डर के अंदर ऐसा होता है जहाँ पे बच्चा सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, साथ ही साथ उनको दोस्त बनाने के अंदर बहुत दिक्कत होती है। क्या वो ADHD था, या वो ASD था, या वो ODD था, या वो OCD था। तो आपका आंसर है ODD। ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बच्चा जो होता है वो अनकोऑपरेटिव होता है, उनका बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर रहेगा। ठीक है, बहुत डिफलाइन टाइप का बंदा होगा। तो मोस्टली ODD के केस के अंदर ऐसा देखा, उसको सोसाइटी के साथ एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज इन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किस टाइप का डिसऑर्डर है। क्या वो आर्गुमेंटेटिव डिसऑर्डर है, क्या वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या वो रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग डिसऑर्डर है, या वो सारे ही इन सब चीज़ों के अंदर आता है। तो याद करोगे अगर आप OCD के अंदर, तो OCD के अंदर वो एक, इसका आंसर है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी के अंदर इसको क्यों डाला गया, क्योंकि वहाँ पे बंदा जो होता है वो बेचैन रहता है, उसके कुछ ऑब्सेशन और कंपल्शंस होते हैं, उसके लिए वो हमेशा बेचैन रहेगा। वो ऑप्शंस को पूरा करना ही करना है उसको, उन कंपल्शन को भी करना ही करना है। तो उसके लिए वो जो बेचैन रहता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एंजाइटी। तो ODD क्या है, एक OCD क्या है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे कॉज डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर एक हमने पढ़ा था 3 टाइप की डिसेबिलिटीज़ थी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसके अंदर किन चीज़ों के अंदर दिक्कत आता है। तो हमने देखा कि भाई रीडिंग के अंदर दिक्कत आ सकता है, राइटिंग के अंदर दिक्कत आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मैथमेटिक्स के अंदर दिक्कत आ सकता है, या इन सब के सारे ही ऑप्शन सही है।
तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है, रुकावटें पैदा करेगा आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और नई इन्फॉर्मेशन को बनाने के अंदर। तो क्या होगा आंसर आपका? ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका नहीं है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, दिस वन इज़ नॉट। नेक्स्ट, हाँ, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। आपके इस बार के पेपर में एमसीक्यू जबकि नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जस्ट क्वेश्चन को समझने के लिए कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए गए थे पिछले साल, इसी के लिए हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें मैचिंग करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो आपके पास है लिस्ट 1 के अंदर एब्रेजन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन और लैक ऑफ फिटनेस, जबकि हमारे पास लिस्ट 2 के अंदर है जॉइंट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी और बोन इंजरी। तो आपको चूज़ करना है कि लिस्ट 1 का 1 आंसर क्या होना चाहिए, क्या उसका ऑप्शन सेकंड होगा। तो ये सारे ऑप्शन, तो आपका आंसर है ये, यानी एब्रेजन क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? एक बोन इंजरी है। शोल्डर डिसलोकेशन क्या है? एक जॉइंट इंजरी है। और लैक ऑफ फिटनेस हमारा कॉजेज ऑफ स्पोर्ट इंजरी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। इमोशनली अनस्टेबल एंजाइटी सैडनेस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। किस पर्सनैलिटी डायमेंशन के अंदर आपको एंजाइटी के बारे में, सैडनेस के बारे में, यानी आपके सारे इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में बात करी जाएगी? क्या वो एक्सट्रोवर्जन या न्यूरोटिज्म या एग्रीएबलनेस या ओपननेस? तो याद करो 5 जो ट्रेड थे, बिग 5 थ्योरी के जो ट्रेड्स थे, उनके अंदर ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा आपका न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म एक इमोशनल स्टेबिलिटी वाला स्टेट होता है जहाँ पे हम इमोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंजाइटी, सैडनेस, ये सारे इमोशंस के ही एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूरोटिज्म। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक स्पोर्ट पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर क्यों आएगा? क्या वो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, क्या उसके वजह से आ सकता है? टैक्टिकल एबिलिटी की वजह से, या गोल ओरिएंटेशन की वजह से? तो एक एथलीट कब एग्रेसिव होता है? जब उसको गोल अचीव करना होगा तब तो होगा ही होगा। एक उसका हो सकता है वो स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि एग्रेशन के अंदर कई बार आउट परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कोई लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर है हमारे पास डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ मेसोमॉर्फ पर्सन। तो याद करो जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर 3 टाइप के बॉडी पोस्चर्स थे, बॉडी का फिजिक था। फर्स्ट था मेसोमॉर्फ, फिर था एंडोमॉर्फ एंड देन इज एक्टोमॉर्फ। तो मेसोमॉर्फ का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता था? क्या वो फैटी होते थे, या लार्ज मसल्स एंड बोन्स होती थी जिनकी, या सॉलिड होते थे बहुत, या वो ओबीस होते थे? तो इसका आंसर है लार्ज मसल्स एंड बोन, क्योंकि मेसोमॉर्फ ने एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे तुम्हारे पास ना बहुत बड़े बड़े मसल्स होंगे, बहुत तुम लीन होगे, बहुत एक अच्छा बॉडी डिफिनेशन दिखेगा, जिसके अंदर फैट परसेंटेज भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पे फैट तो हट ही गया, ठीक है, ओबीस हट गया और सॉलिड भी हट गया। तो आपके पास ऑप्शन रह गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्कलेट ट्रेनिंग मेथड वॉज डेवलप्ड इन। फार्कलेट ट्रेनिंग मेथड कहाँ पे डेवलप हुआ था? तो इसका आंसर है क्या स्वीडन, या यूएसए, या इंडिया, या यूके? तो ये आंसर गलत है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। आंसर होगा इसका ए, ठीक है, दैट इज स्वीडन। स्वीडन के अंदर फार्कलेट ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चेंजेस इट्स लेंथ इज टू प्रोड्यूस फोर्स, उसको किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा? तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बताए हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक के अंदर क्या होता था, आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता था, और आइसोकाइनेटिक के अंदर क्या होता था? आइसोकाइनेटिक के अंदर मेनली तो बात करो सबसे पहले आइसोटोनिक की, तो इसका आंसर जो होगा वो आइसोटोनिक ही होगा, क्योंकि आइसोटोनिक मूवमेंट एक ऐसा होता था जो दूसरा कोई देख रहा होगा तो उसको देख के पता चलेगा कि हाँ कुछ एक्सरसाइज हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। जबकि अगर मैं इस पेन को ऐसा उठा के रखूँ, जबकि ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि आइसोमेट्रिक है, जिसके अंदर मेरे मसल का कोई लेंथ चेंज नहीं होगा, मेरा मसल का फोर्स तो लग रहा है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, तो दूसरे को देख के, थर्ड पर्सन को देख के ये पता नहीं चलेगा कि ये कुछ वर्कआउट कर रहा है। लेकिन आइसोटोनिक के अंदर
डिस्प्लेसमेंट होगा, मसल का लेंथ बार बार चेंज होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हाथ मेरा, मसल का लेंथ बार बार चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है जब, तो वो आइसोटोनिक मूवमेंट्स के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। आसन कैन बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन को हम डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कैसे? तो आसन जो होता है वो हेल्प करता है हमारा बोन एंड जॉइंट बिकेम स्ट्रॉन्ग। हमारे बोन्स और जॉइंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनसे हमारी ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस जैसी दिक्कतें नहीं होगी। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है, और मतलब अच्छा होगा हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जिससे बीपी, लो बीपी और हाई बीपी का दिक्कत नहीं होगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, तो जाके दूसरी बीमारियां, जो बाहर की बीमारियां, वो हमें ना हो। थर्ड है, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एफिशिएंट बनाएगा, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एफिशिएंट बनाएगा, तो लंग रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड दिक्कतें आपको नहीं होगी। एनहेंसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एस्केटरी सिस्टम, हमारा यूरिनल पैसेज को साफ करना और मतलब हमारा एस्केटरी सिस्टम को अच्छा करना। तो कई आसन ऐसे हम करते हैं जिससे हमारा जो एस्केटरी सिस्टम है, जो हमारी पेल्विक मसल्स है, वो और स्ट्रांग बनती है। मसल्स बिकेम स्ट्रांग, हमारी मसल्स डेवलप होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारा गुस्से पे कंट्रोल करना, इमोशंस पे कंट्रोल करना हमें आता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हम एक स्पिरिचुअली भी डेवलप होते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है, मेंटल टेंशन खत्म होता है और हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है बाय द वे ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल। तो योगा मतलब पूरा जो है आसन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है हमें डिजीज़ के प्रिवेंशन के अंदर, और कोई डिजीज़ अगर हो गया तो उसको क्योर करने में भी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डिस्कस इन डिटेल वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो टाइप ऑफ डिसऑर्डर के अंदर याद रखो हमारे पास मेनली 5 टाइप के डिसऑर्डर थे: ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD। तो इनमें से किसी भी एक को एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन किया है, दैट इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे जिसको बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर डाला गया, ठीक है। इसके सिम्टम्स जो होता है वो बिहेवियर से ज़्यादा पता चलते हैं। यहाँ पे बच्चा इनअटेंटिव होगा, हाइपर एक्टिव होगा या इम्पल्सिव भी हो सकता है। उसको एक जगह पे फोकस करने में बहुत दिक्कत होता है, एक जगह पे बैठ के देर तक सोचने में दिक्कत होगा। ज़्यादातर वो टॉकेटिव होंगे, डे ड्रीम करते रहेंगे, बातों में सोचते रहेंगे और हमेशा रेस्टलेस रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है। आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ स्पोर्ट इंजरी। हम ऐसा क्या तरीके अपनाएं, हम ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करें जिससे हमें स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है वो ना हो। तो हमारे पास पहला आता है कि भाई प्रॉपर वार्म अप करो, अच्छी कंडीशनिंग रखो, ठीक है, एक बैलेंस डाइट खाओ। कभी भी आपका डाइटरी एक्सपेक्ट ऐसा ना हो कि आपको प्रॉपर रिकवरी ना मिले। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ढंग से मूवमेंट नहीं करोगे तो वो इंजरी क्रिएट करेगा ही करेगा। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ऐसा ना हो स्लिपरी हो बहुत ज़्यादा जो कि इंजरी क्रिएट करे। अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग होनी चाहिए, जहाँ पे बायसनेस होगी वहाँ पे इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। डू नॉट ओवर ट्रेन, कभी भी ओवर ट्रेन मत करो, ठीक है। एक हमारे जो कोच थे वो हमें बोलते थे कि घोड़े बनो, गधे मत बनो, ठीक है। गधा की क्या होती है, वो मेहनत करना सीखता है। घोड़ा जबकि मेहनत के साथ साथ वो काम रहता है थोड़ा, है ना, मेहनत कम करता है लेकिन उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक, अच्छी टेक्निक का यूज़ करो, रूल्स को फॉलो करो और वर्कआउट के बाद एक प्रॉपर कूल डाउन करो ताकि आपकी मसल रिकवरी इंप्रूव हो पाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो हमारे पास मोटिवेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। सबसे पहला गोल सेट करना। अगर मैं अपना एक गोल सेट कर लूँगा तो उस गोल तक पहुँचने के लिए मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना आपको 100 मीटर भागना है और आपको कोई टाइम बाउंडेशन ना हो तो आप आराम से भी भागोगे। लेकिन अगर मैं डाल दूँ कि भाई 100 मीटर भागना है आपको 10 सेकंड में या 15 सेकंड में, तो आप अपना जोर लगाओगे उस गोल को अचीव करने के लिए, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो आपका मोटिवेशन इसी चीज़ को बोला जाता है। वर्बल कमेंट्स, ऐसे कुछ बोल के, ठीक है, ब्लेम करके या प्रेस करके, नेगेटिव कमेंट्स करके या पॉजिटिव कमेंट करके भी मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट होगा तब बच्चा मोटिवेटेड रहता है। रिजल्ट का नॉलेज हो उसे। पनिशमेंट और रिवॉर्ड हो, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो वो रिवॉर्ड को पाने के लिए मेहनत करेगा कि हाँ मैं अगर ये जीत गया तो मुझे इतना जान पहचान मिल जाएगी, मतलब मेरा
फेम मिल जाएगा, इतना इतना पैसा मिल जाएगा, या मेरे को अगर नहीं कर पाया तो मेरे को टीम से निकाल देंगे, ऐसा कुछ पनिश हो जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात करके भी हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल म्यूज़िक सुन के होते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और स्पेक्टेटर्स बहुत हेल्प करते हैं मोटिवेट करने में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एक रेंज ऑफ मूवमेंट है एक जॉइंट का, हमारा एक जॉइंट कितना मूव हो सकता है, तो ये इसका रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट जितना भी है, तो वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है हमारे पास एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है जहाँ पे इट इज़ द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर एप्टीट्यूड विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। यानी मैं किसी एक्सटर्नल या बाहर से बंदे का या बैंड का किसी भी ऐसा एक्सटर्नल चीज़ का सपोर्ट नहीं ले रहा, अपने से खुद जितना मैं एक्टिवली सपोर्ट स्ट्रेच कर पाऊँ, फ्लेक्स कर पाऊँ, उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का सपोर्ट लूँगा तो वो आ जाएगा हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग? ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट ट्रेनिंग विद 12 स्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। तो और ये सेकंड पार्ट जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको बात नहीं करें। तो सर्किट ट्रेनिंग क्या है? सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग है जिसके अंदर ऐसी तरीके से हम ट्रेन करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ डेवलप हो, हमारा मसल इंड्योरेंस डेवलप हो, और हम कम से कम रेस्ट लेते हैं। यहाँ पे रेस्ट का जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, और लगातार कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। 2-3 एक्सरसाइजेस का एक सेट बनाएंगे और लगातार उसके अंदर शफल करते रहेंगे। तो ये जब एक पूरा सर्किट बनाया गया, इसको बोला जाता है सर्किट ट्रेनिंग। अगर इसके 12 स्टेशन के बारे में बताया जाए तो हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं रोप स्किपिंग, प्लैंक्स को, वेटेड स्क्वाट्स को, क्रंचेस को, जंपिंग जैक्स को, डंबल प्रेसेस को, ऑन स्पॉट रनिंग यानी एक जगह पे खड़े खड़े भागना, लेडर रन को, फिर साइड बेंडिंग, ऑन स्पॉट जंपिंग एक जगह पे खड़े जंप करना, मेडिसिन बॉल थ्रो को, और लेग प्रेस एक्सरसाइजेस को। इन सब का हम एक सर्किट बना के इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब चल रहा है हमारा कंटिन्यूएंस पिछले वाले क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग जो होता है कंप्लीट करना होता है कम से कम टाइम पे। ठीक है, तो हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है। इट कैन बी आउटडोर और इंडोर, कहाँ पे कहीं पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, बाहर हो चाहे घर पे हो। इसका ड्यूरेशन जो होता है अगर बैड वेदर कंडीशन है, अच्छा अगर कंडीशन नहीं है वेदर का, तो हम बाहर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम अंदर भी कर सकते हैं। वेरिएशन कैन बी डन एज पर द नीड्स। हम इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वो बंदे तो बंदे डिफर कर सकता है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। मोर स्टूडेंट कैन बी एंगेज टुगेदर, एक साथ कई सारे लोगों को मैं करवा सकता हूँ। कम स्पेस चाहिए होता है, मॉनिटरिंग करना इसका इजी है, इक्विपमेंट का कम रिक्वायरमेंट है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, एक पर्टिकुलर मसल पे एक्ट नहीं करेगा, और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है कम से कम टाइम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फिजिकल एक्टिविटीज आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एक्सप्लेन स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर देम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम के अंदर आया गया। इसके अंदर क्या पूछा गया कि हम किस तरीके से एक फिजिकल एक्टिविटी को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को करवा सकते हैं, और मैं ऐसे क्या चीज़ें अपनाऊँ, ऐसे क्या तरीके अपनाऊँ कि उनके लिए वो चीज़ें अवेलेबल हो पाए। तो भाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फिजिकल एक्टिविटी उनको करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हमें उनका इन्वॉल्वमेंट लेके आना है, उनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट लाएंगे, मेंटल इन्वॉल्वमेंट लाएंगे, कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट लाएंगे, उनका सोशल इंटरेक्शन कराएंगे, उनका सेल्फ इंस्टीम जब डेवलप होगा, तब जब ये सारी चीज़ें होगी तब वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो फिजिकल इम्प्रूवमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर डालना, ताकि उसकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रेंथी हो पाए, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बढ़े, जितने भी फिज़िकल फिटनेस के एस्पेक्ट्स हैं उन सब के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आए, डिजीज़ेस से बचा रहे। तो ये सारी जब चीज़ें हम करेंगे तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसका फिज़िकल इंप्रूवमेंट आएगा। सेकंड आता है इसके अंदर मेंटल इम्प्रूवमेंट। तो जनरली जब बच्चा वर्कआउट करता है या कुछ करता है, खेलता है, तो वो क्या होता है, वो खुश रहते हैं। तो खुश रहते हैं तो उनका कई सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, डोपामिन, जो कि बहुत अच्छा फील करवाएंगे। अगर अच्छा फील करेगा तो खुश रहना चाहिए ना हमें, अच्छा फील करेगा तो परफॉर्म भी अच्छा करेगा, उसका डेवलपमेंट भी और अच्छी तरीके से हो पाएगा। फिर आता है सोशल इंटरेक्शन। उनका जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो वो बच्चे का सोशली एंगेज होने में हेल्प करता है, क्योंकि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो कई बार खुद को दूसरों से कम आंकते हैं,
तो जो वो खुद को कम आंकने लग जाएंगे तो वो सप्रेस होते चले जाएंगे। जितना सोशल इंटरेक्शन रहेगा उनका सप्रेशन की जगह वो निकलेगा, इमोशन बाहर आएगा। ठीक है, कॉग्निटिव बेनिफिट, क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव कराएगा फिजिकल एक्टिविटी, और उनका सेल्फ स्टीम जिसके बारे में हमने बात करी, ये सारा कुछ इंप्रूव होगा केवल और केवल फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाने की से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चों को। ठीक है, अब क्या स्ट्रैटेजीज अपनाऊं मैं, क्या ऐसे रूल्स अपनाऊं, ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज अपनाऊं जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो पाए। तो भाई डिफरेंट प्लेइंग रूल, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो प्लेइंग रूल गेम के अंदर एक्चुअल में होता है वही उनके लिए भी रखूं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनकी कंडीशन अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सराउंडिंग बनाएंगे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिससे उनको वर्कआउट करना या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ईजी हो जाए। स्पेशलाइज इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे अगर उनको ज़रूरत होती है। ट्रेंड एजुकेटर्स को हायर करेंगे, ठीक है, जो कि उनको उनके साथ कैसे डील करना है उनको आता हो। जैसे टीचर की भी ना ट्रेनिंग्स होती है, जैसे बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर सिखाया जाता है टीचर को पढ़ाना कैसा है। लेकिन ऐसा ही मतलब फिजिकल नीड्स वाले बच्चों को, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा अलग से ट्रेनिंग करवाया जाता है टीचर्स को। तो वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर या टीचर्स उनके पास होने चाहिए। हमेशा इंडिविजुअल नीड्स को समझो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी अलग समस्याएं हैं, उसकी अलग परेशानियां हैं। तो इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहो कि भाई उसको ये एक्टिविटी करवाना ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। सेफ्टी सुपरविजन होना चाहिए, उनको चोट वगैरह ना लगे। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए, और गेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो ताकि वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। हम बात करते हैं अगला, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छे तरीके से एक्ट करता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है, जिससे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हमारे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारा हार्ट रेट जो होता है, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो डिक्रीज होता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, ज़्यादा सांसें ले पाएंगे हम एक बार में। स्ट्रेंथन करता है हमारे डायफ्रैगम को, डायफ्रैग की जो मसल होती है जो कि हमारा ऑक्सीजन का अपटेक के अंदर यानी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, वो बढ़ाता है। हमारे एल्वोलीज का ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर होगे। एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी सांस लेने की जो एरोबिक कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम, एक बार में हम कितनी सांस लेते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी हमारी, हमारा लंग्स हार्ट का साइज भी इंक्रीज होएगा अगर आप एक लंबे टाइम तक अपना एक्सरसाइज का रूटीन को फॉलो करते रहो। अब हम बात करते हैं कि मस्कुलर सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मस्कुलर सिस्टम में हमारे मसल जो होते हैं वो उसके फाइबर स्ट्रेंथन होंगे, उनका शेप साइज़ अच्छा होगा, मसल हमारी टोन हो जाएगी, मतलब एक कर्व सा दिखेगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वो हट जाएगा। ठीक है, हमारा रिएक्शन टाइम, हम कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं एक चीज़ के ऊपर, वो इम्प्रूव हो जाएगा। हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मसल की। जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर है, जिन मसल फाइबर का हम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे वो एक्टिव हो पाएंगे, यानी ओवरऑल हमारा बॉडी का इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमारा फटीग डिले होगा, हम एक अच्छे पोस्चर के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रह पाएंगे, क्योंकि देखा होगा जो एक्टिव नहीं रहता वो झुके झुके रहेंगे, ऐसा जो एक्टिव रहता है वो थोड़ा सा स्टेबल रह पाते, क्योंकि उनकी मसल्स अब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको एक्टिव पोस्चर के अंदर बनाए रख सकती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। हम आने वाली वीडियो टाइम में और भी वीडियोस को लेके आएंगे। आप क्वेश्चंस है अगर आपको, या आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे को इस पे मेल करें, और मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे @भला इंसान पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।